हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद के.एस. सागर सर पर। तो जैसा कि आपको पता है 10th बोर्ड आरबीएससी का एग्जाम आने वाला है। 21 तारीख को ये एग्जाम होने वाला है, 21 मार्च को। ठीक है, तो आज 18 तारीख है और 18 आज तारीख है। तो हम आज जो चैप्टर्स का यहाँ पर क्विक रिवीजन यहाँ पर करने वाले हैं साइंस का, और इस क्विक रिवीजन के अंदर चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4 तक यहाँ पर हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एक क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको दी जाएगी और उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि एग्जाम के अंदर कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास को आप देखिए और पूरा एनालिसिस कीजिए चैप्टर्स को, कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वहां से आप क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाइए। मैं आशा करता हूं कि आपका जो प्रदर्शन रहेगा एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा रहेगा। आप अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चैप्टर नंबर 1 से 4 यानी कि आज पूरी की पूरी केमिस्ट्री को हम यहाँ पर फिनिश करने वाले हैं। 19 तारीख को हम पूरी की पूरी जो आपकी बायोलॉजी है उसको हम फिनिश कर देंगे, और फिजिक्स जो है उसको हम 20 तारीख को यहाँ पर फिनिश कर देंगे। इस तरीके से आपकी जो पूरी रणनीति है वो पूरी सेट की गई है यहाँ पर। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर हम क्विक रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, 9th क्लास से जब आप आए होंगे तो थोड़ा सा आपको ये चैप्टर हार्ड लगा होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर क्या इक्वेशंस हैं, रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो चलिए, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की यहां पर हम बात करेंगे भाई। इस चैप्टर से कहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो इसके अंदर आपको पहली चीज तो आपको पढ़ करके जानी है। पहली चीज आपको यहां पर क्या पढ़ के जानी है, पहली चीज तो आपको चेंजेस। ठीक है, चेंजेस आपको इसके अंदर पढ़ के जाने हैं। इस चैप्टर के अंदर दो प्रकार के चेंजेस होते हैं, आपको पता है। एक कौन सा होता है, फिजिकल, और एक कौन सा होता है, केमिकल। एक कौन सा होता है, केमिकल। ठीक है, तो चेंजेस आपको पढ़ करके जाने हैं कि भाई फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों के क्या देख के जाने हैं आपको, एग्जांपल्स यहां पर आपको देख करके जाने हैं। एमसीक्यूज के अंदर यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज के अंदर यहां से कोई क्वेश्चन बन सकता है, फिजिकल केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल केमिकल चेंज में आपसे डिफरेंस भी यहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहां से देख करके जाइएगा। ठीक है, अब क्विक रिवीजन की बात करें हम कि भाई फिजिकल चेंज केमिकल चेंज क्या होता है, तो आपको पता है कि ऐसा चेंज जो रिवर्सिबल होता है, जिसके अंदर न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, वो क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। जिसके अंदर न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है और जो क्या हो जाता है, जो नॉन रिवर्सिबल रहता है, वो क्या रहता है, केमिकल चेंज रहता है। ये सब चीज है। ठीक है, केमिकल चेंज के अंदर कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, लेकिन उसके अंदर कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है। और फिजिकल चेंज के अंदर जो स्टेट है वो चेंज होती है। ठीक है, लेकिन केमिकल चेंज के अंदर स्टेट और कॉम्पोजिशन दोनों की दोनों ही क्या हो जाता है, चेंज। तो मैं आशा करता हूं आपने पूरा की पूरा जो एनालिसिस जहां से भी आपने स्टडी किया वहां पर फिजिकल और केमिकल चेंज को बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, बात करता हूं मैं एग्जांपल की, तो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि कॉमन एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, तो ये कॉमन एग्जांपल है फिजिकल चेंज का, मेल्टिंग ऑफ आइस। और इसका भी ध्यान रखना है आपको, बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल बहुत सी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बर्निंग ऑफ कैंडल। तो बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, उसका आपको ध्यान रखना है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, केमिकल चेंज है। लेकिन मैं बात कर दूंगा अभी कि मेल्टिंग ऑफ कैंडल, मैं बात कर दूं कि मेल्टिंग ऑफ कैंडल। ठीक है, तो मेल्टिंग ऑफ जो कैंडल है वो क्या हो जाता है, फिजिकल चेंज। ठीक है, लेकिन अगर मैं बर्निंग ऑफ कैंडल की बात कर दूं तो उसके अंदर मेल्ट भी हो रही है और बर्न भी हो रही है। ठीक है, तो आप फिजिकल केमिकल चेंज दोनों यहां पर देख सकते हो आप बर्निंग ऑफ कैंडल के अंदर, लेकिन मेल्टिंग ऑफ कैंडल के अंदर कौन सा है, ओनली फिजिकल चेंज है। तो एग्जाम्पल्स आपको पढ़ करके जाने हैं, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज क्या होता है ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, इसके अंदर फिर आपको एक क्वेश्चन आपको यहां से इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो इसको भी आप थोड़ा सा यहां से देख करके जाइएगा भैया। ये जो एक्टिविटी दी गई है, ये जो एक्टिविटी दी गई है यहाँ पर लिया गया है मैग्नीशियम रिबन। क्या लिया गया है बच्चों, मैग्नीशियम रिबन यहाँ पर लिया गया है। तो मैग्नीशियम रिबन यहाँ पर लिया गया है, तो मैग्नीशियम रिबन के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करते हैं। बिफोर बर्निंग, जलाने से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं भाई, क्लीन क्यों करते हैं, क्लीन इसलिए करते हैं क्योंकि उस पर क्या है, बिकॉज
एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आता है, एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आता है, इस पर क्या हो जाती है भाई, ऑक्साइड की लेयर, ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है। क्या, ऑक्साइड की लेयर यहां पर फॉर्म हो जाती है। इस ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मैग्नीशियम रिबन को क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। तो ये इस एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी है, वैसे आपका आरबीएससी है तो एक्टिविटी से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बट ये क्वेश्चंस आपको एक थ्योरेटिकली यहां पर बन सकता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको इस यहां पर ध्यान रखना है कि भाई जो केमिकल चेंज होगा, तो केमिकल चेंज होने के दौरान जो भी रिएक्शंस होंगी, केमिकल रिएक्शंस होंगी, उनमें क्या क्या चेंज हो सकता है भाई, क्या क्या चेंज हो सकता है। तो उनके अंदर 4 या 5 चेंज आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं यहाँ पर। ये चारों और पांचों चेंजों को आपको ध्यान रखना है कि नंबर 1 क्या हो सकता है भाई, चेंज इन स्टेट, आप स्टेट के अंदर चेंज हो सकता है। ठीक है, चेंज इन कलर, कलर चेंज हो सकता है। चेंज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, गैस का एवोल्यूशन हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो ये 4 या 5 पॉइंट है, इनको भी आपको ध्यान रखना है भाई। जब ये केमिकल चेंज होगा या केमिकल रिएक्शन होंगी तो क्या क्या परिघटनाएं हो सकती हैं। तो ये 4 हो सकता है, स्टेट, कलर, गैस और टेम्परेचर, ये चेंज हो सकता है, ध्यान रखना है इनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं भाई केमिकल इक्वेशन, भाई केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। क्या है बच्चों, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है भाई। केमिकल, केमिकल रिएक्शन क्या होंगी, ऐसी रिएक्शन जहां पर केमिकल चेंज हो रहा है वहां पर केमिकल रिएक्शन होंगी। लेकिन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर अपन केमिकल रिएक्शन का कर देते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, केमिकल इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है, केमिकल इक्वेशन बन जाती है। इसके साथ साथ यहां पर आपको मेंशन करनी है फिजिकल स्टेट। क्या मेंशन मेंशन करनी है बच्चों, फिजिकल स्टेट भी मेंशन करनी है। आप एग्जाम के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख करके आते हो तो उसको बैलेंस करके ही आना है, बैलेंस करके आओगे तभी वो आपका 100% एक्यूरेट इक्वेशन मानी जाएगी। बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, तो भाई केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन, तो डेफिनेशंस में आशा करता हूं आपको लर्न होंगी। ठीक है, आपने इतना कुछ पढ़ा है, पूरा साल हो गया है आपको पढ़ते हुए, तो डेफिनेशंस तो आपको लर्न होंगी। मैं बस ये बता रहा हूं, ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन कहां से पुट अप हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, चलिए तो जिस प्रकार से केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बता दी है, और केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर मैं 2 पार्ट की बात करूं तो यहाँ पर एक जो केमिकल रिएक्शन होती है, इस केमिकल इक्वेशन को इस प्रकार से यहाँ पर, अब देखिए ये जो यहाँ पर राइट डाउन किया गया है भाई, यहाँ पर जो राइट डाउन किया गया है, यहाँ पर जो राइट डाउन किया गया है, देखिए यहाँ पर जो राइट डाउन किया गया है, ये मैग्नीशियम, क्या लिखा हुआ है भाई, मैग्नीशियम लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ, मैग्नीशियम लिखा हुआ है। देखिए मैग्नीशियम, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, और क्या बना रहा है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या है, ये एक वर्ड इक्वेशन है। क्या है बच्चों, ये है वर्ड इक्वेशन। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, क्या है ये, वर्ड इक्वेशन है। क्या है ये, वर्ड इक्वेशन है भाई। क्या है ये, वर्ड इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं इसको क्या रिप्रेजेंट कर दूं, इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूं, ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं भाई कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। और इसको मैं अगर बैलेंस कर देता हूं, बैलेंस कर देता हूं, तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 2mg, ये भी क्या हो जाएगा 2mg। ठीक है, तो ये है केमिकल इक्वेशन। ये क्या बन गई, ये केमिकल इक्वेशन बन गई भाई। अपन ने क्या कर दिया, सिंबल्स का यूज कर लिया, सिंबल्स का यूज करके इस वर्ड इक्वेशन को राइट डाउन कर लिया है। तो ये क्या बन गई है, अब एक केमिकल इक्वेशन बन गई है। क्या बन गई है, केमिकल इक्वेशन बन गई है। आप इसके अंदर इसकी फिजिकल स्टेट जो है उनको भी मेंशन करना है आपको। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन है, सॉलिड में रहता है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा वो भी कैसा बनेगा, सॉलिड के अंदर आपको बन जाएगा। जो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड की आस बनेगी, राख बनेगी। ठीक है, व्हाइट कलर का पाउडर बनता है, ध्यान रखना है यहाँ पर क्या बनता है, व्हाइट कलर का पाउडर। ठीक है, पूछ सकते हैं आपसे, व्हाइट कलर का पाउडर यहाँ पर फॉर्मेशन होता है भाई। ठीक है, तो ये इतनी सी चीजें हैं। ठीक है, तो ये भाई केमिकल इक्वेशन की बात होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे कि यहाँ पर जो मैग्नीशियम की जो रिएक्शंस थी वो किस तरीके से लिखी जा रही है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सके तो फिजिकल केमिकल चेंज को पढ़ के जाना है आपको, उसके एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने हैं आपको, और केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जाम्पल ध्यान रखना है भाई।
ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से जो 99% चांसेस हैं, 99 के 100% आप चांसेस मानिए, 100% चांस है यहाँ से, मैं 99.99% चांस आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करना आपसे पूछेंगे वहां पर, ठीक है, कि भाई केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो इक्वेशंस रहेंगे उनको बैलेंस कैसे करते हैं, हाउ टू बैलेंस, ठीक है, हाउ टू बैलेंस, हाउ टू बैलेंस, हाउ टू बैलेंस, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस, तो पहली चीज तो वाई, क्यों करते हैं भाई, क्यों करते हैं, क्योंकि जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ है, वो लॉ इस पर इंप्लीमेंट होता है, क्या होता है, मास ऑफ कंजर्वेशन। इस मास ऑफ कंजर्वेशन के लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं वही चीज है, तो बैलेंस कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें, ठीक है। तो यहां पर एक इक्वेशन आपको दी गई है, यहां पर एक इक्वेशन आपको दी गई है, ये वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को आप देखिए यहां पर, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करते हैं, क्यों रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर आपको कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो उसको भी आप क्लियर करें। देखिए यहाँ भाई जब भी बैलेंसिंग की बात करेंगे तो बैलेंसिंग में बात करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स कभी भी चेंज नहीं होंगे, जो रिएक्टेंट्स के अंदर एलिमेंट्स हैं उनमें ही कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाता है, और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं प्रोडक्ट की साइड में वो वही एलिमेंट रहते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स की तरफ जो एलिमेंट्स हैं उनके जो भी नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑलवेज इक्वल रहेगा, या उनका जो मास रहेगा वो भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। तो मैं बात करूं कि यहां पर ये LHS साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ये है रिएक्टेंट, क्या है ये, रिएक्टेंट है, ठीक है, आपको पता होगा। ये RHS साइड में ये लिखा हुआ है, ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, क्या है ये, प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें बैलेंसिंग की, तो बैलेंस कैसे करना है भाई इसको, आप सबसे पहले देख लीजिए रिएक्टेंट साइड में, देखिए रिएक्टेंट साइड में देखिए Fe को, किसको देखना है, Fe को देखना है रिएक्टेंट साइड में, कि रिएक्टेंट साइड में जो Fe है वो कितने हैं भाई, Fe कितने हैं रिएक्टेंट साइड में, Fe कितने हैं, ठीक है, Fe कितने हैं, Fe का नंबर क्या है, तो Fe कितना है रिएक्टेंट साइड में, 1 है। देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, तो इसके आगे कुछ लगा हुआ है ना पीछे कुछ लगा हुआ है, तो Fe क्या है, 1 है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, प्रोडक्ट साइड में Fe को देखिए, तो प्रोडक्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि Fe कितना है भाई, 3 है, Fe3, यानी कि Fe कितना है, 3 है। तो प्रोडक्ट साइड में अगर मैं बात कर रहा हूँ Fe की, तो ये 3 है, ये तो है रिएक्टेंट साइड में और ये है प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। यानी कि ये तो अनबैलेंस्ड है ना भाई, रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में कितना है, 3 है। तो इनको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे अपन, इस 1 को अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं 3 से, तो रिएक्टेंट साइड में भी कितने Fe हो जाएंगे भाई, 3 Fe हो जाएंगे। यानी कि अगर रिएक्टेंट साइड में इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये भी क्या हो गए, Fe भी 3 हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी Fe3 हो गए हैं, यानी कि Fe क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यानी हाइड्रोजन तो क्या है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर सिंगल है, ठीक है, और यहाँ पर O4 है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, लेकिन यहाँ पर कितना है, सिंगल है, ठीक है। तो 4 करने के लिए भाई, 4 करने के लिए क्या करें भाई, 4 करने के लिए हम इसको क्या कर दें, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ 4 लगा दो, ठीक है ना, पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। तो H2 के आगे मैं 4 लगा रहा हूँ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। H2 के आगे मैं क्या लगा रहा हूँ, 4 लगा रहा हूँ, किसको बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। अब जैसे ही मैंने ऑक्सीजन के आगे 4 लगाया तो ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन एक बार से फिर से आपको काउंट करना है, तो हाइड्रोजन आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए कितने, 8। यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया भाई, अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए हैं, लेकिन इधर हाइड्रोजन तो कितने हैं, 2 ही हैं। तो इनको 4 करने, ऐड करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 4 से मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। तो इसको भी हम क्या कर दें अब, 4 से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से किसी भी रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। तो आशा करता हूं आपको आता होगा बैलेंसिंग करना। तो बैलेंसिंग आपको देख के जाना है, इक्वेशन यहां से बनने वाला है बच्चे। चलिए
तो ये बैलेंसिंग हो गई भी आपकी, ये पूरी की पूरी हिट एंड ट्रायल मेथड का यहाँ पर यूज करते हैं एनसीईआरटी के अंदर, ध्यान रखना है कौन सा मेथड यूज करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। ये कुछ रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस को आपको ध्यान रखने हैं भाई, रेस्पिरेशन के अंदर जो रिएक्शंस हैं, ठीक है ना, जो भी है, और जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, इसके अंदर आपसे पूछ सकते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं है, किस तरीके से बैलेंस है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये क्वेश्चन बनेंगे, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से देख के जाना है आपको। बॉक्स के अंदर जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बॉक्स के अंदर जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो व्हाई सोडा मैग्नीशियम रिबन बी बिफोर बर्निंग इन एयर, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यह फर्स्ट स्लाइड के अंदर ही मैंने आपको बता दिया था। राइट द बैलेंस इक्वेशन, अब इनकी बैलेंसिंग इक्वेशन आपको लिखनी है। अगर आपको इनके सिंबल्स पता नहीं होगा तो आप बैलेंस कैसे लिखोगे भाई, अपन एक बेसिक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं कि मैं आपको सिंबल बताने लग जाऊँ कि हाइड्रोजन का सिंबल H होता है भाई, क्लोरीन का Cl होता है भाई, ठीक है। तो इतना भी हमको बेसिक में नहीं जाना है, एग्जाम की बात चल रही है तो एग्जाम के तरीके से ही यहाँ पर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से आपको बैलेंस करना है। तो इंडेक्स के अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करके जाने हैं। अभी तक मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज पढ़ के जाना है, उनकी एग्जाम्पल, और दूसरी चीज ये इंडेक्स के क्वेश्चन है, और तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई है भाई कि बैलेंसिंग आपको करके ही जानी है इस चैप्टर के अंदर। चलिए, बैलेंस करना आपको आना ही चाहिए, बैलेंस करना नहीं आता है तो इसके अंदर जितनी भी सारी रिएक्शंस दे रखी हैं उनको पढ़ करके जाओ एक बार, ठीक है। उसके बाद भाई इस चैप्टर के अंदर आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें, अब केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन की आपको डेफिनेशन थोड़ी सी लर्न होनी चाहिए भाई, कि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है बच्चों। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है ये आपको लर्न होनी चाहिए। क्या होती है भाई केमिकल रिएक्शन की टू और मोर substances react with each other and form न्यू प्रोडक्ट। तो ये न्यू प्रोडक्ट भी क्या हो सकते हैं, 2 और मोर हो सकते हैं, इसको बोलते हैं भाई हम क्या, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो डेफिनेशन तो आपको लर्न होंगी। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आ जाते हैं, तो बहुत सारे यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स होते हैं, आपको पता ही है। कॉम्बिनेशन होता है, डीकम्पोजिशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन, उसके बाद रिडक्शन, और इन दोनों को जो अगर मिला दिया जाए तो फिर क्या बन जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बन जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन बन जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर भाई कौन कौन सी जो रिएक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको पढ़ करके जानी है, आपको पढ़ करके जानी है भाई अच्छे से। एक तो पढ़ के जानी है आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आपको पढ़ के जाना है पूरा बढ़िया से, ठीक है। इसके एग्जांपल्स को भी आपको देख करके जाना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन आने के भी यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आपको पढ़ के जाना है, और एक होती है भाई आपकी डीकम्पोजिशन। क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी आपको पढ़ करके जानी है। और नंबर 3 आपको क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन, तो ये 3 रिएक्शंस तो ऐसी हैं जो आपको पढ़ के जानी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इस चैप्टर के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो बात कर रहा हूं मैं फर्स्ट, यहाँ पर जो रिएक्शन यहाँ पर आपको शो की गई है वो कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन दी गई है यहाँ पर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन आपको पता होगा ही सही, कि जब भी 2 और मोर रिएक्टेंट्स आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और एक सिंगल प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन, तो वो क्या हो जाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाती है। ध्यान रखना है, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, 2 और मोर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। चलिए ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर लें अगर हम थोड़ा सा, तो भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन को यहाँ पर 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। एक होती है एक्सोथर्मिक, एक कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक, और एक होती है एंडोथर्मिक। एक क्या होती है, एंडोथर्मिक, ठीक है। ये हीट के बेसिस पर करते हैं हम, किसके बेसिस पर करते हैं, हीट के बेसिस पर करते हैं, ठीक है, हीट के बेसिस पर। अगर हीट का क्या हो रहा है भाई, इवोल्यूशन हो रहा है, हीट का क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, या फिर हीट का क्या हो रहा है, अब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, अब्जॉर्प्शन, ठीक है। हीट का क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है या अब्जॉर्प्शन हो रहा है।
जब भी हीट का इवोल्यूशन होगा या हीट बाहर निकलेगी तो फिर कौन सी हो जाएगी वो, तो फिर कौन सी रिएक्शन हो जाएगी भाई, तो हो जाएगी वो क्या, एक्सोथर्मिक। कौन सी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। और अब्जॉर्प्शन अगर हो रहा है तो फिर वो कौन सी हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, आपको पूछ सकते हैं कि जिसके अंदर हीट का इवोल्यूशन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, तो कौन सी रिएक्शन होती है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बारे में, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो एक मेन एग्जांपल है, ये रिएक्शन आपको पूरी तरीके से आनी ही चाहिए, इस रिएक्शन को आपको पढ़ के ही जाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। कि जब भी क्विकलाइम, अब क्विकलाइम का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है भाई, क्विकलाइम का आपका फॉर्मूला ध्यान रखना है कि क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब भी इसकी वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम। अब सेलेक्ट लाइम का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ये वैसे ही ओरली लर्न होना चाहिए कि CaOH का होल ट्वाइस क्या होता है, सेलेक्ट लाइम होता है। और यहाँ पर देखिए हीट रिलीज हो रही है बच्चों, क्या हो रही है, हीट रिलीज। अब हीट रिलीज हो रही है तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि सिंगल एक प्रोडक्ट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से देख करके जानी है, एक तो आपको कल एग्जाम में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये इस रिएक्शन को आपको बहुत अच्छे तरीके से देख के जाना है बच्चों, आगे चलते हैं। उसके बाद ये जो डू यू नो वाला जो बॉक्स बना हुआ है, ये भी बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। डू यू नो वाला क्या आप जानते हो, ठीक है। इसके अंदर भी ये जो रिएक्शन दी गई है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी सेलेक्ट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे, CO2 से करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और H2O बनता है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं, देखिए अ सॉल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। उसका यूज कहाँ करते हैं, व्हाइट वॉशिंग के अंदर करते हैं इस रिएक्शन का यूज, जो ऊपर वाली थी, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करेगा भाई, CO2 से रिएक्ट करेगा स्लोली। कैसे करता है, स्लोली करता है, धीरे धीरे करता है, ठीक है ना। और क्या बना लेता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है ऑन द वॉल्स, ठीक है। दीवारों पर आप जो पुताई वगैरह करते हो तो जो चूना लेकर के आते हो वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे ही उसके अंदर पानी मिलाते हो तो क्या बन जाता है, सिलेक्ट लाइम बन जाता है। और सिलेक्ट लाइम बनने के बाद उस पर जो एनवायरमेंट के अंदर CO2 रहती है उससे रिएक्ट करती है और क्या बना लेती है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है। और ये आपको व्हाइट कलर की चमक आपको यहाँ पर देता है, ठीक है, साइनी फिनिश आपको यहाँ पर ये देगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई, तो ये भाई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आपकी आती है इसके अंदर वो आएगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आएगी भाई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, तो रिएक्शंस को थोड़ा सा आप देख करके जाना भाई, ठीक है। अब रेस्पिरेशन आपसे पूछ सकते हैं एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, तो इसके अंदर देखिए आप एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाई डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है भाई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आपको जो भाई सारी की सारी जितनी भी रिएक्शंस हैं उनकी डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है और एक एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। एक एग्जांपल तो आपको लर्न होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर जो एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, ये वाला ध्यान रखना है CaCO3 वाला। एक तो CaCO3 वाला ध्यान रखना है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है भाई, CaO+CO2 बनता है। क्या बनता है, CaO+CO2 बनता है। ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, लेकिन इससे भी ज्यादा जो एग्जांपल होने वाला है, ये एग्जांपल आने के चांसेस कम हैं आपके। RBSC है, CBSE के अंदर एक्टिविटीज का जो वेटेज है वो थोड़ा कम है, ठीक है। चलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वाली, ये जो एक्टिविटी नंबर 1.7 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसमें क्या है कि भाई जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन आप पढ़ते हो तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक और एक और होता है थर्मल डीकम्पोजिशन। एक कौन सा होता है, थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जब भी वाटर के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन
हो जाता है। अगर मैं इसको बैलेंस करने की बात करूं तो 2H2O और यहाँ पर क्या 2H2, ठीक है। तो ये रिएक्शन यहाँ पर हो रही है इसके अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, कैथोड और एनोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इन इलेक्ट्रोडों से बैटरी को क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है और इसके अंदर करंट जनरेट कर दिया गया है और इसके अंदर क्या भरा गया है, वाटर फिल कर दिया गया है, ठीक है। तो जैसे ही इनके अंदर करंट्स आता है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर के अंदर कंटेक्ट होती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो किस इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस जा रही है, यहां से ये क्वेश्चन बनता है, किस इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है भाई कि कैथोड पर चार्ज होता है नेगेटिव, कौन सा चार्ज होता है कैथोड पर, नेगेटिव, जबकि एनोड पर चार्ज होता है क्या, पॉजिटिव। एनोड पर कौन सा चार्ज होता है भाई, पॉजिटिव। और हाइड्रोजन पर चार्ज होता है पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर चार्ज होता है क्या, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज वाले तो जाएगा पॉजिटिव चार्ज वाले के साथ और पॉजिटिव चार्ज वाला जाएगा नेगेटिव चार्ज वाले के साथ। यानी कि मैं कहूं कि हाइड्रोजन कहां पर जाकर के कहां पर जाएगी, कैथोड पर। हाइड्रोजन कहां पर जाएगी, कैथोड पर, और ऑक्सीजन कहां पर जाएगी भाई, एनोड पर। तो ध्यान रखना है, चार्ज का कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप कंफ्यूज हो जाते हो, कैथोड पर कौन सा चार्ज था, एनोड पर कौन सा चार्ज था, ठीक है। तो कैथोड पर कौन सा है, नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, जबकि एनोड पर क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये जो रिएक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि इस रिएक्शन के अंदर जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी आपने डाली, तो वाटर जब स्प्लिट हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर, तो जो हाइड्रोजन का रेशियो है, ठीक है, तो ये देखिए 2H2 यानी कि 4 रेशो, ऑक्सीजन कितने हैं 2, यानी कि जब हम इसके होल नंबर्स के अंदर अगर आप इसको रेशियो बताते हैं तो 2:1 आता है। यानी कि इसके अंदर हाइड्रोजन ज्यादा क्यों बन रहा है जबकि ऑक्सीजन का वॉल्यूम कम क्यों बन रहा है। तो ये क्वेश्चन बनता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है, जो हाइड्रोजन गैस है, वो पहले से ही ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन का एवोल्यूशन है वो ज्यादा हो रहा है, जबकि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख करके जाना है एनोड पर कैथोड पर क्या बनता है। चलिए, तो ये आप ध्यान रखो लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है भाई, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देगी लेस रिएक्टिव मेटल को, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। मोर रिएक्टिव मेटल क्या कर देगी, लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। तो इसके अंदर जो एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, ये वाला एग्जांपल आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट होने वाला है ये एग्जांपल। ये रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे पूछा इससे इस तरह से क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। देखिए, जब कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट जो रहता है ये ब्लू कलर का रहता है, कैसा रहता है, ये ब्लू कलर का रहता है, ठीक है, ब्लू कलर का रहता है। जब आयरन नेल को इसके अंदर डिप किया जाता है, यानी कि Fe से जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, तो इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया जाता है और Fe इसके स्थान पर आ जाता है, FeSO4 बना लेता है, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट यहाँ पर बना लेता है और ये क्या बन जाता है, कॉपर इधर डिस्प्लेस हो जाता है। तो इस रिएक्शन को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस रिएक्शन को आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन ये बनता है भाई कि कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है, रिएक्शन होने के बाद वो ब्लू कलर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हुई है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के कारण उसका जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का, क्योंकि कॉपर सल्फेट में से क्या डिस्प्लेस हो गया है, कॉपर डिस्प्लेस हो गया है, इसीलिए उसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। और जो आयरन नेल है वो कैसी हो जाती है, ब्राउनिश कलर की हो जाती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जांपल ध्यान रख लेना, रखो तो, बट चांसेस इसके कम है बनने की, इतना थोड़ी बड़ी रिएक्शन है तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रिवीजन हम यहाँ पर कर रहे हैं तो ज़्यादा रिस्क आपको यहाँ पर नहीं ले रही है। हाँ, जो 100% चाहता है कि 100% रिजल्ट आना चाहिए तो उसको ये एग्जाम्पल भी ध्यान रखना। तो फिर उसको तो सारा ही पढ़ना है, ठीक है, उसको तो क्या करना है, फिर सारा की सारा ही पढ़ के जाना है, उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, भाई आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद जो रिएक्शन आती है ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, बच्चों आपको पता ही होगा, ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल, ये तो ऑक्सीडेशन होता है, और हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूवल ये क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है।
तो बस आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, उसके बाद एक एक एग्जांपल आप इनके ध्यान में रखना है, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके रिएक्शन नहीं है, ठीक है। और अगर होती भी है तो इजी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इस चैप्टर में जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट होने वाली है वो ये होने वाली है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है इंपॉर्टेंट? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये रेडॉक्स रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब किसी रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, साथ में क्या हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, साथ में क्या हो रहा हो, रिडक्शन की प्रोसेस भी हो रही हो, तो हम उसको क्या बोल देंगे? रेडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? रेडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे। तो ये एग्जांपल आपको ध्यान में रख करके जाना है, वहां पर आपको पूछ सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, उसका एग्जांपल दीजिए। तो एग्जांपल आपको यहाँ पर दे करके आना है कि CuO कॉपर ऑक्साइड की जो रिएक्शन है हाइड्रोजन से करवाते हैं, तो क्या बनता है भाई? Cu प्लस H2O का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। क्या हो जाता है? Cu प्लस H2। अब इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पहले सिंगल था, लेकिन हाइड्रोजन के साथ साथ अब कौन है? ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन से एडिशन हो गया है किसका? ऑक्सीजन का, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन, आप कॉपर अकेला रह गया, यानी कॉपर से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। वो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये रिडक्शन है, ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। चलिए आगे अगर हम बात करें भाई, एक दो चीजें होती हैं यहाँ पर, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इसके किसी भी रिएक्शन को देकर के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट बनाइए। तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेसिंग फाइंड करना तो आना चाहिए पहले। उसके बाद अगर ऑक्सीडेशन जहां पर हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और रिडक्शन जहां हो रहा है वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ये जस्ट अपोजिट होता है। रिडक्शन के अंदर तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि यहाँ पर CuO तो क्या है आपका? CuO क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जबकि जो रिड्यूसिंग एजेंट की अगर मैं बात करूं तो कौन है भाई? हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो ये भी आपसे MCQs के अंदर कोई भी रिएक्शन दे करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये जो रिएक्शन है इसको, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को लर्न करके जाइएगा, बहुत बार रिपीट हुई है ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन आप बहुत लर्न करके जाइएगा, ठीक है। अब इसके अंदर बात करूं मैं, MnO2 है, ठीक है। MnO2 है, तो Mn के साथ अब कौन आ गया है? क्लोरीन आ गया है। तो यहाँ पर MnO2 और MnCl2, इनके बीच में क्या हुआ है भाई? O2 का रिमूवल। और O2 का रिमूवल क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो ये वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाली रिएक्शन को आपको अच्छे से यहाँ पे लर्न करके जाना है। चलिए उसके बाद कोरोजन वगैरह आप जानते ही हैं भाई, ठीक है, जो भी। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है भाई, इसके अंदर कोरोजन वगैरह इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसके अंदर बस आप ये ध्यान रखना है कि जब भी जो आयरन होता है वो वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है? फेरस फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, Fe2O3, ठीक है। तो वो वाली रिएक्शन जो हमने आगे बताई थी उसको ध्यान में रखना है कोरोजन के अंदर। चलिए ठीक है। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, ठीक है। इसके अंदर कोई तो रस्टिंग वगैरह, चलिए रेंसिडिटी, और रेंसिडिटी आप जानते हो जो भी फूड वगैरह रहता है वो खराब हो जाता है, ऑयली वगैरह फूड, तो उसको बोलते हैं हम क्या? रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखने हैं भाई कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसके अंदर आयरन है डिप करती है, उसका कलर गायब क्यों हो जाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है ना। और ये तो ये इंडेक्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको तो आपको सॉल्व करके ही जाना है। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इंडेक्स के क्वेश्चन, और इनके इसके अंदर भी ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद ये आपका चैप्टर यहाँ फिनिश होता है, ठीक है। ये आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर क्या हो जाता है भाई? फिनिश हो जाता है। तो चैप्टर नंबर 1 आपका यहाँ पर क्या हो जाता है भाई? फिनिश हो जाता है। चैप्टर नंबर 1 क्या हो जाता है यहाँ पर?
फिनिश हो जाता है। आशा करता हूं मैंने आपको जो जो बताया है आप उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। और कोशिश करते रहिए, क्या करते रहिए भाई, कोशिश करते रहिए, ठीक है। कोशिश करते रहिए कि आपको याराना भी रखना है तो कोशिश से रखो, आपको याराना भी रखना है तो कोशिश से रखो, क्योंकि जब भी आपके जीवन में रंग गायब हो जाएगा तो कोशिश ही आपके जीवन में क्या लेकर के आएगी, रंग लेकर के आएगी। जब भी रण के अंदर आप हार जाओगे तो कोशिश ही आपको जिताएगी। तो कोशिश का साथ आपको नहीं छोड़ना है। जब भी सभी आपके रिश्तेदार, आपके जो भी हैं दोस्त वगैरह साथ छोड़ देंगे तो आपको कोशिश ही एक ऐसी चीज है जो आपको वहां पर जिताएगी, ठीक है। तो कोशिश से ही उम्मीद लगा करके रखिए, कोशिश से ही आप क्या रखें, याराना रखें, ठीक है, क्योंकि कोशिश ही रंग लाएगी आपके जीवन में, ठीक है। तो होली तो रंग ला चुकी है, अब रंग कौन लाएगा, अब रंग लाएगी कोशिश, ठीक। तो होली तो बहुत अच्छे रंग आपकी शरीर पर लेकर के आई है, ठीक है। आपके जीवन में रंग लेकर के कौन आएगी, कोशिश आपके जीवन में रंग लेकर के आएगी। तो कोशिश करते रहें और आपका याराना जो होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, कोशिश से होना चाहिए, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 आपका बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर फिनिश हो गया है। सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें भाई, सेकंड चैप्टर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है सेकंड चैप्टर का नेम आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ सर हमको तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो मुझे भी दिखाई दे रहा है बच्चों। देखिए क्या है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। तो इसमें आपको एक कॉमन ओवरव्यू ये पता होना चाहिए भाई, एसिड क्या होते हैं, भाई एसिड क्या होते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में क्या होते हैं, टेस्ट में क्या होते हैं, एसिड श्योर होते हैं, ठीक है। खट्टे होते हैं भाई, जब इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाता है तो H प्लस आयंस देते हैं, क्या देते हैं, H प्लस आयंस देते हैं। ये ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं भाई, रेड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रेड। ट्रिक मैंने, ट्रिक क्या होती है भाई, आप हिंदी के अंदर इसको ध्यान रख लेना, अनिल यानी एसिड यानी अम्ल, एसिड ब्लू लिटमस नीले को लाल कर देते हैं, एसिड क्या कर देते हैं, नीले को लाल कर देते हैं, यानी कि एसिड क्या होगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे। उसी प्रकार बेसिस के बारे में भी आपको थोड़ा सा कॉमन ओवरव्यू तो होना ही चाहिए भाई। क्या होता है बेसिस, बेसिस क्या होते हैं भाई, ये इनका जो टेस्ट हो जाएगा वो कैसा हो जाता है, बिटर इनका टेस्ट हो जाता है, ठीक है। वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर के क्या देते हैं, OH माइनस। ये क्या कर देंगे, रेड लिटमस को क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे, क्या कर देंगे, ब्लू। तो ये कॉमन ओवरव्यू होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स जैसे एसिड के ध्यान रखने हैं, बेस के भी आपको ध्यान रखने हैं, बेसिस के जैसे कि NaOH हो गया, ठीक है, KOH हो गया, ठीक है। तो ये CaOH का होल ट्वाइस। तो आप अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पर OH जिसके अंदर है वो सब ज्यादातर क्या है, बेसिस है, ठीक है। एसिड के भी आपको कुछ एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पर। एसिड के एग्जांपल जैसे कि मैं बोल दूं HCl हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया, हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, HNO3 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है ना, एसिडिक एसिड हो गया, CH3COOH हो गया, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है यहाँ से कि जो एसिडिक एसिड होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है, ये सब वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर के क्या एसिडिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करते हैं, जबकि HCl H2SO4 तो करते हैं। ऐसा क्यों, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि जो एल्कोहल होता है, जो एसिडिक एसिड होता है, जो एल्कोहल होता है और जो ग्लूकोज होता है वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। क्या बना लेता है वो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के कारण वहां पर H प्लस आयंस का रिमूवल नहीं हो पाता है, इसलिए वो एसिडिक प्रॉपर्टीज शो नहीं कर पाता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कॉमन ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए भाई एसिड और बेस का, ठीक है, ये कॉमन ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए। और भाई सॉल्ट क्या होते हैं, चलिए सॉल्ट क्या होते हैं भाई, सॉल्ट्स क्या होंगे, जब एसिड रिएक्ट करेंगे किससे, बेसिस से। जब एसिड रिएक्ट करते हैं बेसिस से तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और क्या बनता है भाई, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। क्या बनता है भाई, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट से। तो कॉमन ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, पता होगा आपको, पता क्या होना चाहिए, इतना पढ़ा है आपको तो पता होगा आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको होने वाली है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए दूसरी अगर इस चैप्टर के अंदर मैं बात करता हूं
ठीक है। तो मैं दूसरी अगर इस चैप्टर के अंदर बात करूं भाई, क्या इंपॉर्टेंट और हो सकता है भाई, तो ध्यान रखने हैं आपको कि जो भी इंडिकेटर्स हैं इस चैप्टर के अंदर, क्या पढ़ते हो आप, इंडिकेटर पढ़े होंगे आपने, इंडिकेटर्स, ठीक है। कुछ इंडिकेटर्स नेचुरल होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स कैसे होते हैं, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वो होते हैं जो लेबोरेटरीज के अंदर बनाए जाते हैं, और नेचुरल वो होते हैं जो नेचर से आपको मिलते हैं, वो नेचुरल होते हैं भाई, ठीक है। तो आप इसके अंदर आपको देख तो लिटमस का ध्यान रखना है कि लिटमस जो रहता है, ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है, रेड को ब्लू कौन करता है, ठीक है। तो ब्लू को रेड कौन करता है, एसिड करता है, रेड को ब्लू कौन कर देता है, बेस कर देता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है भाई फेनोप्थेलिन। नेक्स्ट है तो ये तो हो गया लिटमस, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं इंडिकेटर से भाई, किससे, इंडिकेटर से। तो लिटमस के बारे में ध्यान रखना है, फेनोप्थेलिन को ध्यान में रखना है। जैसे ही ये बेस के कांटेक्ट में आता है फेनोप्थेलिन, इसका कलर क्या हो जाता है, पिंक, पिंक या रेड कलर ये शो करने लग जाता है, पिंक या रेड कलर, ठीक है। और जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो ये पिंक या रेड कलर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये रेड कलर शो करता है, कैसा, रेड। लेकिन जैसे ही ये बेस के कांटेक्ट में आता है तो फिर ये कैसा हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, कैसा हो जाता है, येलो कलर। तो इंडिकेटर्स का आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो फेनोप्थेलिन वगैरह, मेथिल, ठीक है, ऑरेंज सॉल्यूशन, ये सब क्या आर्टिफिशियल है, नेचुरल है। ये जो है जैसे कि आपको बताया गया है यहाँ पर, ठीक है, लिटमस वगैरह है, ठीक है। तो थैलोफाइटा ग्रुप का एक प्लांट है, उससे प्राप्त किया जाता है इसको, लिटमस को, ठीक। तो ये इंडिकेटर्स को ध्यान रखना है कि भाई कौन सा एसिड के कांटेक्ट में आने पर कौन सा कलर शो करता है, ये बहुत ध्यान रख के जाना है आपको, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा एक, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी होते हैं जो स्मेल से आपको बताते हैं, जैसे कि ऑनियन वगैरह हो गया, ऑनियन ऑयल वगैरह हो गया, क्लोव हो गया, ठीक है। तो ये सब भी आपको ध्यान में रख करके जाने हैं इंडिकेटर सारे की सारे, ठीक है। नेक्स्ट भाई इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स। ध्यान रखना है आपको कि एसिड या बेस जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तो ध्यान रखना है भाई आपको इस चैप्टर के अंदर, आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो एक्टिविटी है इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये जो एक्टिविटी है वो क्या होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों आपके लिए। ये एक्टिविटी यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं भाई, ठीक है। कि भाई जब एसिड और बेस, एसिड और बेस जब ये दोनों की दोनों जब रिएक्ट करते हैं, किससे, मेटल से रिएक्ट करते हैं, तो फिर क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, क्या बनती है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, दोनों की दोनों चीजें। क्वेश्चन बन सकता है कि एसिड और बेस जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है भाई, तो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जो हाइड्रोजन गैस बनी हुई है, इस हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करें भाई हम, इसका टेस्ट करके बताइए कि हाइड्रोजन गैस जो बनी है वो हाइड्रोजन गैस ही है भाई, टेस्ट करते हैं ना हम। जैसे कोई कह देता है कि वहां पर तो वो है, तो हम मान लेते हैं कि हाँ भाई वहां पर तो वो है, बट टेस्ट कैसे भाई, साइंस क्या मांगती है, प्रूफ मांगती है, साइंस क्या मांगती है, साइंस क्या मांगती है, प्रूफ मांगती है, टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, इसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स, क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स डाली, जिंक मेटल है बेटा, ठीक है। और इसके अंदर जो एसिड है, आप दो प्रकार का एसिड कोई सा भी ले सकते हो, या तो HCl ले लो या फिर क्या ले लो, H2SO4 ले लो, ठीक है। अगर आप HCl यहाँ पर लेते हो तो क्या बनता है, क्या सोल्ट बनेगा, ZnCl2, क्या बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा। H2SO4 लेगो तो ZnSO4 बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, रिमूवल। तो यहाँ पर यही हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसके अंदर जो सॉल्ट बन रहा है उसके बाद यहाँ पर क्या है, इस ट्यूब के अंदर की कौन सी गैस आ रही है भाई, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस इसके अंदर आ रही है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या बबल्स बना रही है, ये क्या बना रही है, बबल्स का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करने के लिए हम क्या लेकर के आ रहे हैं, उस पर इसके पास लेकर के आ रहे हैं बर्निंग कैंडल, क्या लेकर के आ रहे हैं बच्चों, बर्निंग कैंडल, ठीक है। ये बर्निंग कैंडल इसके पास लेकर के आ रहे हैं, और जैसे ही इसके पास बर्निंग कैंडल लेकर के आओगे आप, तो ये पॉप साउंड के साथ जलने लगेगी, क्या करेगी, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड, ठीक है, विद अ पॉप साउंड। तो ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करते हैं, तो बर्निंग कैंडल पास में लाइए, अगर वो पॉप साउंड के साथ बर्न कर रही है तो आप क्या बोल लोगे,
कि हाँ उसके अंदर क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस। तो ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनेगा मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन कौन सा बनेगा, ये वाला ये हाइड्रोजन का टेस्ट है वो कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन वहां पर बन सकता है आपका बच्चों, ठीक है। चलिए, तो वही चीज है, ये देखिए आप एसिड मेटल से रिएक्ट करती है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। बेस भी जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो भी क्या बनता है, ये बनता है। और इस रिएक्शन को भी आपको ध्यान में रख करके जाना है। जो रिएक्शन में आपको बता के जा रहा हूँ ये आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। सोते जागते, जैसे ही आपको मोबाइल चलाते हैं तो इंस्टा याद रहता ना आपको कि भाई स्क्रॉल तो करना ही है, ठीक है, रील्स तो स्क्रॉल करनी है, माइंड में पहले ही आ जाता है इंस्टा ओपन करने से पहले कि रील्स तो स्क्रॉल करनी है। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है ना, ये आपको लर्न होनी चाहिए, ये पूरी की पूरी रिएक्शन लर्न होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जिस तरीके से आप इंस्टा वगैरह को से आपका स्नेह है वैसे ही आप यहाँ पर रखें तो बात ही क्या हो जाए, ठीक है। और हम तो आपसे ही जाने जाते हैं, हम तो आपसे ही जाने जाते हैं भाई। आपका जब साथ होगा तो ही हमारी ग्रोथ होगी, ठीक है। हमारी ग्रोथ कब होगी, जब आपका साथ होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि तुम अगर साथ दो तो और बात है, पूरी धरा अगर साथ दे तो और बात है। यूं तो चलने में एक पैर पर भी चलती है पूरी दुनिया, पर दूसरा पैर भी अगर साथ दे तो और बात है, ठीक है। तो हम तो आपसे ही जाने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये रिएक्शन को ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है भाई, ठीक है। तो क्या होगा भाई, क्या होगा, पता होगा ना आपको, तो क्या होगा, ठीक है। तो पता होना चाहिए भाई क्या होगा। जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, हाँ ये आपको ध्यान रखना है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। और क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ये जो रिएक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना। देखो ये रही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए इन द अबव एक्टिविटी हैव ऑब्जर्वेशन, ये रिजल्ट ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये बेस है, ये एसिड है, और ये सॉल्ट बन रहा है NaCl, और ये वाटर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन जनरल अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसका एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। भाई मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, तो ध्यान रखना है जो मेटेलिक ऑक्साइड रहते हैं वो किस नेचर के रहते हैं भाई, जो मेटेलिक ऑक्साइड रहेंगे वो बेसिक नेचर के रहते हैं। कैसे नेचर के रहते हैं भाई, भी बेसिक नेचर रहता है इनका। कैसा रहता है, बेसिक नेचर का रहता है। और जब भी इनको एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो कॉमन सी बात क्या हो गई, बेस रिएक्ट कर रहा है किससे, एसिड से, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सॉल्ट और वाटर। क्या बन जाएगा, सॉल्ट और वाटर। तो आपको क्या ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि मेटेलिक ऑक्साइड कैसा रहता है, बेसिक नेचर का होता है भाई। कैसा रहता है, बेसिक नेचर का होता है। तो फिर आप आसानी से जब भी एसिड से रिएक्शन करवाओगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट कर सॉल्ट और वाटर बना रहा है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है भाई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होता है भाई, जब मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा रहेगा, ये होता है भाई एसिडिक नेचर का। कैसा रहता है ये, एसिडिक नेचर का, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, एसिडिक नेचर का रहता है। और CO2 ये एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है ये, एसिडिक नेचर का। ये आप अभी रिएक्शन पढ़ करके आए हो, CH का OH CaOH का होल ट्वाइस, और इसको CO2 से रिएक्ट करवाते हो तो क्या बन रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था और H2O का फॉर्मेशन हो रहा था वहां पर, ठीक है। ये वाला, यानी कि ये एक बेस है, ये क्या है, ये बेस है। और ये क्या है, ये एक एसिड है। ये क्या है, एसिड है। और जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। तो कुछ चीजें ध्यान नहीं रखनी है, बस ये ध्यान रखना मेटलिक ऑक्साइड किस नेचर का रहेगा, बेसिक नेचर का। और नॉन मेटलिक ऑक्साइड कैसा रहेगा, एसिडिक नेचर का, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको भाई ध्यान में रखने हैं। ये क्वेश्चन को आपको करके जाना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट
अब व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन, कॉमन क्या है भाई कि दोनों की दोनों ही जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं भाई, हाइड्रोजन गैस, क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरी चीज कॉमन क्या है, जब भी इनको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये अपनी आयंस के अंदर क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। चलिए आगे चलते हैं भाई। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है भाई कि जैसे ही HCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो ये H प्लस आयंस देगा, और H प्लस आयंस कहाँ चल जाता है, H2 के अंदर, तो क्या बन जाता है, H3O प्लस बन जाता है, और Cl माइनस का रिमूवल हो जाता है। H प्लस H2O से एडिशन होकर के क्या बनता है, H3O। जैसे ही NaOH को वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो Na प्लस और OH माइनस के अंदर ये क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। ये जो दिया गया है बॉक्स के अंदर, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि सारे की सारे बेसेस जो होते हैं ना वो वाटर के अंदर क्या नहीं रहते, डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जो बेसेस वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं हम क्या, एल्किली। क्या बोलते हैं उनको, एल्किलाई। उनका क्या बोलते हैं, एल्किलाई। देखिए ऑल बेसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड एल्किलाई इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, दे आर सोपी टू टच, विटर एंड कोरोसिव, नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म, ठीक है। तो एल्किलाई क्या होते हैं, ये टर्म को ध्यान रखना भाई, एल्किलाई पूछ सकते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो ऐसे वैसे जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं उनको बोलते हैं हम एल्किलाई, ठीक है। चलिए आगे देखो भाई, इस चैप्टर के अंदर और क्या दिखाई दे रहा है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये ध्यान में रखना है। जो क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ भाई, ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूँ। देखिए वाई डू HCl सो एसिडिक कैरेक्टर्स इन एक्वस सॉल्यूशन, वाई सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड है अल्कोहल और ग्लूकोज, अल्कोहल और ग्लूकोज क्यों नहीं करते, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बता दिया है मैंने आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। वाई डजन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं ये, क्योंकि जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी डालते हो तो ये H प्लस और OH माइनस के अंदर यानी आयंस के अंदर क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इसलिए। वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर, क्यों, क्योंकि उसके अंदर आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए ड्राई लिटमस ऐसा नहीं करता है। तो वही चीजें हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको भी आपको ध्यान में रखना है भाई कि जब भी आपको एसिड को डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट करने का मतलब क्या है, जब उसको आपको वीक बनाना है किसी भी एसिड को, तो आप उसके अंदर क्या डालते हो, पानी डालते हो, ठीक है। क्या डालते हो, पानी, ठीक है। तो एसिड के अंदर आपको पानी नहीं डालना है, ठीक है। एसिड के अंदर आपको पानी नहीं डालना है, पानी के अंदर आपको क्या डालना है, एसिड डालना है, ठीक है। नहीं तो ये क्या होगा, आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना है आपको, भी मैं ऊपर पता करके आया हूँ भाई। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करेगी, अगर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो ज्यादा एसिडिक रहेगा, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम हुई तो वो क्या हो जाएगा, कम एसिडिक रहेगा। उसी प्रकार OH माइनस आयंस है, ठीक है। नेक्स्ट पीएच स्केल आपको आनी ही चाहिए, पीएच के बारे में आपको पढ़ करके जाना है भाई, ठीक है। पीएच के बारे में आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, कि भाई पीएच के अंदर इधर जैसे जैसे जाते जाओगे तो एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, इधर जैसे जैसे जाओगे तो बेसिक नेचर आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और जैसे ही इधर जाते जाते हो तो इंक्रीज इन H प्लस आयंस कंसंट्रेशन, H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन ये आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पर कम है, फिर यहाँ जाते जा रहे हो तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन बिल्कुल कम हो गई है, लेकिन OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो ये डायग्राम आपको आना चाहिए, डायग्राम की प्रैक्टिस करके जाना। पीएच स्केल के बारे में आता है, पूछता है आपसे, एक्सप्लेन करो पीएच स्केल को, आपको ये बना करके आना है वहां पर डायग्राम। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कुछ पीएच आपको दी गई है, ये पीएच आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। ये पीएच यहाँ पर देखिए, इसके अंदर जो मेंशन की गई है इस इन पीएच का तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना ही रखना है भाई, जो इसके अंदर दी गई है। जैसे कि भाई गैस्ट्रिक जूस की पीएच कितनी होती है, 1.2 होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस की कितनी होती है, 1.2 होती है, जो कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है। जो कि आपका क्या होता है, जो आपका जो स्टमक रहता है उसके अंदर होता है, गैस्ट्रिक जूस रहता है, ठीक है। लेमन जूस की कितनी होती है भाई, 2.2 होती है। लेमन जूस की कितनी होगी, 2.2 होगी। प्योर वाटर की 7.4 होगी। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम 10 होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की कितनी होती है, 14 होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और कुछ पीएच और हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, ठीक है। तो ब्लड की भी कितनी होती है भाई, 7.4 होती है। यहाँ पर लिख भी रहा होगा आपके, देखो ये देखो, ये लिख रहा है ब्लड की कितनी होती है, 7.4 होती है भैया, ठीक है। ह्यूमन यूरिन
ह्यूमन यूरिन की अगर मैं बात करूँ भाई तो 6.4 के समथिंग होती है इसकी, ठीक है, ह्यूमन यूरिन की, ठीक है। तो ये कुछ है। स्वेट की भी यही रहती है 6.5 के समथिंग, 6.4 के समथिंग, जो भी आपका जो पसीना रहता है वो, ठीक है। तो ये आपको क्या है, और जो सलाइवा रहती है वो 6.7 के लगभग आपका जो सलाइवा की पीएच है वो रहती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको जो पीएच है वो ध्यान में रख करके जाना है, ठीक है। तो इस चैप्टर से आपने क्या पढ़ा भाई, इस चैप्टर से आपने यही पढ़ा कि रिएक्शंस देखना है एक तो, ठीक है। उसके बाद लिटमस जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स को पढ़ के जाना है, पीएच स्केल को पढ़ के जाना है, इंडिकेटर्स को, पीएच स्केल, जिसको रिएक्शन के अंदर प्रॉब्लम आती है वो पीएच स्केल और इंडिकेटर, ये दोनों चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर करके जाइएगा, ताकि ये तो क्वेश्चन आपके क्या हो सके, सही हो सके, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, तो ध्यान रखना है कि जो भी ह्यूमन एनिमल्स वगैरह रहते हैं वो कितने पीएच पर अपना जीवन जो है वो सर्वाइव अच्छे से कर पाते हैं, 7.0 से 7.8, ठीक है। इस पर अपना जो जीवन है, अगर पीएच की वैल्यू ये है 7 से 7.8, तो अच्छे से अपना जो जीवन है वो यापन कर पाएंगे। लेकिन अगर 5.5 से लेस देन हो गई है पीएच की वैल्यू, पीएच की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है 5.6 से, तो फिर उसको बोलते हैं हम, अगर वाटर की, ठीक है, वाटर की पीएच कितनी हो गई है 5.6, तो उसको बोलते हैं हम क्या, एसिड रेन, क्या बोलेंगे इसको, एसिड रेन। ध्यान रखना है भाई, कितनी कम हो जाएगी पीएच, 5.6, ठीक है। और आपको पता है ये रिवर्स वगैरह के अंदर जाती है और आपकी जो एक्वेटिक लाइफ है उसको क्या करती है, हार्म करती है। चलिए, व्हाट इज द पीएच ऑफ सोइल इन योर बैकयार्ड, तो मिट्टी लेने थोड़ी ना जाओगे आप, ठीक है, छोड़िए इसको। तो पीएच इन और डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने बताई दिया आपको पीएच की सर्वाइवल के लिए कितनी होती है कितनी नहीं होती है, ठीक है। ज़्यादा पीएच होने पर क्या हो जाता है, आपके स्टमक के अंदर इरिटेशन होने लग जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्रीवियस ईयर के अंदर बना हुआ है पीवाईक्यूज की टूथ डिके, ठीक है ना, पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डिके। तो इसमें ध्यान रखना है कि जब पीएच क्या हो जाती है 5.5 से कम हो जाती है, जब ह्यूमन जो सलाइवा वगैरह रहता है ह्यूमन माउथ के अंदर पीएच क्या हो जाती है 5.5 से कम हो जाती है, तो फिर क्या होने लग जाता है, टूथ डिके होने लग जाता है। 5.6 से कम होने पर क्या होती है, एसिड रेन होती है, ठीक है। तो टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। टूथ एनिमल, जो एनिमल रहता है ये हमारी बॉडी का सबसे क्या रहता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस रहता है एनिमल, मेड अप ऑफ कैल्शियम, ठीक है। आगे देखिए, फॉस्फेट, बट इट इज कोरड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। लेकिन 5.5 से जैसे ही बिलो होने लग जाती है पीएच, तो ये क्या हो जाता है, कोरड होने लग जाता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग दीज। बेस्ट वे टू प्रिवेंट, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है भाई आपको, clean the mouth after eating food using toothpaste which are generally basic for cleaning the teeth, can neutralize the excess acid and prevent tooth decay, ठीक है। और एंटी एसिड्स वगैरह क्या होते हैं, वही चीज़ है, एंटी एसिड्स क्या होते हैं भाई, एंटी एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे एसिड्स जो एसिडिटी को दूर करने के लिए लिए जाते हैं वो होते हैं एंटी एसिड्स, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टूथ डिके वाला। चलिए, तो ये चैप्टर भी आपका ख़त्म होता है, बस ये थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है भाई कि विनेगर के अंदर कौन सा, ये एसिड का ध्यान रखना, थोड़ा सा एसिड पूछ सकते हैं आपसे कि विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो एसिडिक एसिड होता है। कौन सा होता है, एसिडिक एसिड होता है। कर्ड के अंदर कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है। लेमन के अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है भाई। आंट स्टिंग, जो भी चींटी का डंक होता है उसमें मेथेनोइक होता है। नेटल स्टिंग उसके अंदर मेथेनोइक, ठीक है। ऑरेंज के अंदर कौन सा रहेगा, खट्टे पदार्थों के अंदर ज्यादातर क्या होगा, सिट्रिक, ये सिट्रिक। लेमन के अंदर भी क्या है, सिट्रिक है, ठीक है। टेमेरेंट टार्ट्रिक रहता है। और टोमेटो के अंदर क्या रहता है भाई, ऑक्जेलिक एसिड रहता है। टोमेटो के अंदर क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो ये एसिड्स को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख के जाना है, ठीक है। तो एसिड टोमेटो के अंदर कौन सा है, ऑक्जेलिक है,
और ऑरेंज और लेमन के अंदर सिट्रिक है, विनेगर के अंदर एसिडिक है और कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। इसका आपको ध्यान रख के जाना है, यहाँ से भी क्वेश्चन। तो चैप्टर नंबर 2 से हमने क्या क्या भाई देखिए, आपको अगर आपको रिएक्शंस के अंदर प्रॉब्लम्स आती है तो रिएक्शंस आप स्किप कर सकते हो चैप्टर नंबर 2 में, लेकिन चैप्टर नंबर 1 के अंदर आप स्किप नहीं करना है। चैप्टर नंबर 2 में आप क्या पढ़ सकते हो भाई, इंडिकेटर्स पढ़िए, आप पीएच स्केल पढ़ करके जाइए, आप पूरी की पूरी पीएच स्केल पढ़ करके जाइए, ठीक है। और एवरीडे लाइफ में पीएच स्केल का क्या यूज है, वहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, और ये जो है वो ध्यान रखना है। और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करते हैं उसका भी ध्यान रखना है, और किसके अंदर कौन सा एसिड होता है इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और इंडेक्स के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं एक बार इनके पढ़ करके जाइए, और थोड़े से PYQs भी आप लगाइए, ठीक है। चलिए बात करेंगे मोर अबाउट सॉल्ट, सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। सॉल्ट्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है भाई, सॉल्ट्स के मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो ये देखिए डांडी मार्च हो रहा है इधर, तो ठीक है, कॉमन सॉल्ट हो रहा है। कॉमन सॉल्ट किसका बोलते हैं भाई, NaCl को बोलते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, कॉमन सॉल्ट पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर आता है भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड, नंबर 1 सॉल्ट कौन सा है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन कैसे होता है भाई, ध्यान रखना है आपको कि भाई इसका फॉर्मेशन या प्रिपरेशन कैसे करोगे आप, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। और इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है क्लोर एल्केलाई प्रोसेस, क्या ध्यान रखना है, क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन या फॉर्मेशन जिस प्रोसेस से होता है उसको बोलते हैं क्लोर एल्केलाई प्रोसेस, क्या बोलेंगे उसको, क्लोर एल्केलाई प्रोसेस बोलते हैं। इसके अंदर क्या NaCl की रिएक्शन करवाई जाती है H2O से, और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, NaOH का फॉर्मेशन हो जाता है, Cl2 गैस और हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर क्या होगा, रिमूवल होगा, ठीक है। ये तो ये ध्यान रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसकी जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं। और NaCl का जब वाटर के अंदर सॉल्यूशन होते हैं तो उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेस आपको ध्यान रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या ध्यान रखना है, यूजेस, ठीक है। चलिए, और ये यहाँ से आपको बहुत अच्छे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, मिलेगा यहाँ से 99% यहाँ से चांस है कि स्पेस से आपको क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है भाई कि जब आप NaOH का फॉर्मेशन कर रहे हो NaCl से, NaCl की रिएक्शन जब H2O से करवा रहे हो तो क्या बन रहा है, NaOH, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन, ठीक है, ये फॉर्मेशन हो रहा है भाई, ठीक है। तो इसके अंदर जब NaCl को H2O के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो इसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं इसको, ब्राइन सॉल्यूशन। देखो आपको यहाँ पर लिख भी रहा होगा, ये देखिए ब्राइन कंटेनिंग NaOH, क्या है ये, ब्राइन कंटेनिंग NaOH है, ठीक है, यानी कि, ठीक है। तो इसके अंदर जो Cl है और हाइड्रोजन है वो एनोड पर बन रही हैं या कैथोड पर डिपोजिशन हो रहा है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे अपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, ये क्वेश्चन बनता है तो आपको ध्यान रखना है भाई कि एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, जबकि एनोड पर कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन पर होता है कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो क्लोरीन नेगेटिव चार्ज वाला तो जाएगा कहाँ, पॉजिटिव चार्ज वाले के पास, और पॉजिटिव चार्ज वाला कहाँ जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाले के साथ। यानी कि कैथोड पर डिपोजिशन होगा किसका, हाइड्रोजन का। देखिए हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन कहाँ है, कैथोड के पास है, जबकि क्लोरीन कहाँ है, एनोड के पास है। तो ये ध्यान रखना है कैथोड पर क्या बन रहा है, एनोड पर क्या बन रहा है। उसके बाद क्लोरीन गैस का यूज आपको ध्यान रखना है कि क्लोरीन गैस का यूज कहाँ करते हैं भाई, क्लोरीन गैस का यूज कहाँ करेंगे भाई, वाटर ट्रीटमेंट के अंदर करेंगे, स्विमिंग पूल्स के अंदर करेंगे, डिसइंफेक्ट में करेंगे, CFCs इनके अंदर करते हैं हम Cl क्लोरीन गैस का यूज। हाइड्रोजन का फ्यूल्स के अंदर करते हैं, अमोनिया के अंदर करते हैं फर्टिलाइजर के रूप में, ठीक है। और NaOH का यूज कहाँ पर करते हैं भाई, जो भी आप सोप वगैरह बनाते हो, डिटर्जेंट वगैरह बनाते हो, पेपर मेकिंग में, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में इसका यूज करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, और ये वाला यहाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकते हैं कि CaOCl2 का कॉमन नाम क्या है, ठीक है। तो इसका कॉमन नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, क्या है इसका, ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन थोड़ा सा ध्यान रखना, इजी सा है, ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। उसके बाद कॉमन नेम ध्यान रखना है इसका। इसके यूजेस थोड़ा सा ध्यान रखने हैं भाई, ब्लीचिंग कॉटन, लिनन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर करते हैं भाई। ड्रिंकिंग वाटर को फ्री करता है ये जम्स से, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस भी आपको ध्यान रखने हैं, और इसका कॉमन नेम क्या होता है वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा खाने का सोडा, NaCO3, NaCO3, या इसको हम बोल दें भाई सोडियम
हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दें, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई, या तो हम इसको बोल दें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम इसको क्या बोल दें, सोडियम कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट भी बोल सकते हैं भी, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, आप भाई इसका यूजेस क्या होगा, किचन के अंदर आप इसको यूज करते हो, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी चीज है। इसका फॉर्मेशन थोड़ा सा टफ आपको पड़ेगा, तो अगर आप रिएक्शन से आपको डर लगता है तो इसको स्किप कर दीजिएगा, नहीं तो इस रिएक्शंस को ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जब भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब भी हीट करते हैं इसको, ठीक है, तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, H2O CO2 का रिमूवल, इसका ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब इसको हीट करेंगे, ठीक है। बेकिंग सोडा का यूज़ मैंने आपको बता ही दिया है, किचन के अंदर करेंगे भाई इसके अंदर इसका यूज़, ठीक है, बेकिंग सोडा, ठीक है। और क्या करते हैं, पकौड़ास वगैरह, पकौड़ी वगैरह जो आप बनाते हो उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं भाई। इसकी में लिखा नहीं गया है क्या कहीं, देखिए ये लिख रहा है, देखिए, द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास, ठीक है। तो एग्जाम देकर के आना है, और एग्जाम अच्छा जाने की खुशी में फिर क्या खाएंगे, पकौड़ास खाएंगे, और पकौड़ा खाएंगे जब क्या याद करेंगे, फिर बेकिंग सोडा को याद करेंगे, इसके अंदर क्या है, बेकिंग सोडा मिला हुआ है, ठीक है, पकौड़े खाएंगे जब, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, समटाइम एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCl3। चलो ठीक है, ये पढ़ लिया है हमने, आगे चलते हैं भाई। उसके बाद वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं भाई। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2, ये फॉर्मूला, ये वो ध्यान रखना है। वॉशिंग सोडा का यूज़ आप कहाँ करोगे भाई, उसका तो आपको पता ही है, ग्लास, सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री के अंदर करोगे भाई, ठीक है। डोमेस्टिक पर्पज से भी यूज़ करोगे क्लीनिंग में, ठीक है। और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाने में किसका यूज़ करोगे आप, वॉशिंग सोडा का यूज़ करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पूरा की पूरा ही पढ़ के जाना है, ये पूरा पढ़ के जाना है आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस मैं बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पूरा की पूरा पढ़ के जाना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, CaSO4.12H2 होता है। और जब आप हीटिंग जिप्सम को 373 केल्विन पर आप क्या करते हैं, हीट करते हो, तो ये अपने वाटर के मॉलिक्यूल्स का क्या कर देगा भाई, जिप्सम का CaSO4.1.5H2 होता है, ठीक है। जब आप इसको क्या करते हो, 373 केल्विन पर जब इसको हीट करोगे, तो ये अपने जो 1 वाटर का मॉलिक्यूल है उसको रिमूवल कर देता है, और CaSO4.12H2 इसके पास बच जाता है, जो कि क्या होता है, POP, क्या होता है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यान रखनी इसकी रिएक्शन, ये रिएक्शन आ गई भाई इसकी, ये रिएक्शन आ गई भाई इसकी, ठीक है। ये जिप्सम है, ये क्या है, जिप्सम है, ठीक है। तो 2H2O, तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है, वहां पर मैंने 1.5 लिख दिया, तो ये ध्यान रखना, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है, और ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पूरा पढ़ के जाना है। ये कुछ एग्जाम्पल वो क्वेश्चंस हैं, उनको देख करके जाना है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, सॉरी, ये जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, ये चैप्टर भी आपका क्या हो गया है भाई, अच्छे तरीके से फिनिश हो गया है, ठीक है। तो आप चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 बचता है, उसका भी हम अभी क्विक रिवीजन करेंगे। 5 मिनट का आपको ब्रेक दिया जाता है, तब तक मैं भी यहाँ पर पानी वगैरह पी करके एक बार आता हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 3, मेटल एंड नॉन मेटल, इसकी बात करेंगे हम, मेटल एंड नॉन मेटल की। तो 5 मिनट का ब्रेक है, आप भी पानी वगैरह पी लीजिए, ठीक है।
चलिए, तो 5 मिनट का ब्रेक हो गया है, ठीक है, पानी पी करके आ चुका हूँ मैं। तो चैप्टर नंबर 3, अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 की। इसका नाम क्या है? मेटल नॉन मेटल। क्या है चैप्टर नंबर 3 का नाम? मेटल नॉन मेटल। क्या है चैप्टर 3 का नाम? मेटल नॉन मेटल। ठीक है भाई, इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से क्या है, ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस बनने के चांसेस नहीं रहते हैं। इससे ज़्यादातर क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, बट ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस बनने के चांसेस नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं तो यही बन सकते हैं कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, नॉन मेटल की देखो, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई इस चैप्टर को। क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई? देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ के आए होंगे, 8th के अंदर, 7th के अंदर भी आपने पढ़ी होंगी भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जिनको आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो भाई। ठीक है, वो होती है कि आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके अंदर, और नॉन मेटल्स हैं। चलिए, तो इसके अंदर आपको इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है भाई, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको ये ध्यान रखना है भाई कि इनके अंदर जो डक्टिलिटी की प्रोसेस होती है, तो डक्टिलिटी क्या होता है? ठीक है, डक्टिलिटी क्या होती है, इनके अंदर हार्डनेस होती है नहीं होती? तो आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, हार्डनेस होती है। ठीक है, हार्डनेस क्या होती है उनको? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहता है इनके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, तो ये रीजन है। तो रीजन पूछ सकते हैं आपसे कि हार्डनेस क्यों होती है, इनके अंदर क्या होती है, लश्चर होती है, इनके अंदर चमक होती है। एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं इस चैप्टर से, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको होने वाली है। डक्टिलिटी क्या होती है भाई, वायर के अंदर आप क्या कर सकते हो, इनको चेंज कर सकते हो। ठीक है, सोनोरस होते हैं ये। ठीक है ना, जब भी किसी हार्ड सरफेस से इनको स्टेक करते हो तो क्या साउंड का प्रोडक्शन करते हैं, सोनोरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू ड्राउन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, तो डक्टिलिटी की डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस चैप्टर से आपको क्या करना है भाई, इसमें आपको ये डक्टिलिटी की डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड को अगर हम डक्टिलिटी का यूज करके वायर के अंदर चेंज कर दें तो 1 ग्राम गोल्ड कितना, उसकी लेंथ कितनी कर सकते हो आप? 2 किलोमीटर। कितनी लेंथ कर सकते हो? 2 किलोमीटर आप इसकी लेंथ कर सकते हो। इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो डक्टिलिटी का ध्यान रखना है भाई। हार्डनेस होती है, हार्डनेस क्यों होती है, मैंने आपको बताया क्यों होती है भाई, हार्डनेस इनके अंदर है। ठीक है ना, उसके बाद आपको बताना है कि जो मेटल्स रहते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं भाई। क्या होते हैं वो मेटल्स? गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। ठीक है ना, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं। ठीक है, और इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाता है, हाई। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं भाई? क्योंकि ये हार्ड होते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो मॉलिक्यूल्स आसानी से ब्रेक डाउन नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना, और गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखने हैं भाई कि लेड और मर्क्यूरी, लेड और मर्क्यूरी आर कंपैरेटिवली प्योर कंडक्टर ऑफ हीट। ये पुअर कंडक्टर होते हैं लेड और मर्करी। ठीक है, ये एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो और जो मर्क्यूरी रहती है ये लिक्विड स्टेट के अंदर होती है, रूम टेम्परेचर पर क्या होगी, लिक्विड स्टेट से। आप तो पूछ सकते हैं आपसे ऐसी कौन सी मेटल है जो लिक्विड स्टेट पर रहती है, मर्क्यूरी रहती है। और ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट के अंदर रहेगी, तो ये रहती है ब्रोमीन। कौन सी होती है ये? ब्रोमीन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मर्क्यूरी एम, एम मतलब मेटल। मर्क्यूरी क्या है? एक मेटल है जो लिक्विड में रहेगी, जबकि ब्रोमीन क्या है? एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट पर रहती है। तो ये ध्यान रखना है, एमसीक्यूज के अंदर यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो वही चीजें हैं, और मैंने आपको बता ही दिए हैं, सोनोरस वगैरह होते हैं जो भी स्कूल वेल्स वगैरह के अंदर। ठीक है, चलिए नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो उनकी जो हार्डनेस होगी वो कम होगी, यानी कि सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है ना, हार्डनेस, हार्डनेस किसके अंदर ज़्यादा रहती है? मेलिएबिलिटी, ठीक है, डक्टिलिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सोनोरिटी, ये सारी की सारी प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन कर दी है। सोनोरिटी क्या होती है? जब भी किसी भी मेटल को हार्ड सरफेस से आप स्टक करते हो तो क्या हो,
साउंड प्रोड्यूस करेगी, सोनोरिटी होती है, तो मेटल्स के अंदर होती है, नॉन मेटल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करती है? मेटल्स करती है, लेकिन एक्सेप्शन कौन है? एक्सेप्शन आपको नॉन मेटल्स के अंदर आप देखोगे ग्रेफाइट, लेकिन ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है डायमंड। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, लेकिन मेटल होते हैं हार्डेस्ट, तो नॉन मेटल नहीं होते हैं, लेकिन वो क्या है? एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन का ध्यान भाई, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शंस मिल जाते हैं, ध्यान रखना है। डक्टिलिटी मैंने आपको बता ही दिया, वायर्स के अंदर चेंज कर देना। मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो भी आप बनाते हो, मेलिएबिलिटी का मतलब ये ले सकते हो कि जैसे कि आप जैसे काजू कतली खाते हो तो उस पर जो पॉलीथीन वगैरह लगी रहती है, ठीक है ना, ठीक है ना, जो पन्नी लगी रहती है उसके अंदर उसको चेंज कर देते हो आप, तो ये होती है मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबिलिटी का जो नेचर है वो किसके अंदर होता है? मेटल्स के अंदर। नॉन मेटल्स को अगर आप पीटोगे, किसी भी हार्ड चीज से अगर पीटोगे तो वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, जैसे कि चौक हुआ, कोयल हुआ, कोयला हुआ, ठीक है, ये सब क्या होंगे? इनको पीटोगे तो ये पन्नी के अंदर चेंज नहीं होंगे, ये क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, ठीक है, हार्डनेस। तो ये सब चीजें हैं। तो ये उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो बस ये, ठीक है, तो वही चीजें हैं भाई, ये ध्यान रखने हैं आपको भाई। ये गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड कौन रहती है? किसकी बात कर रहा है? मेटल की बात कर रहा है। मेटल कौन सी होती है भाई? कौन सी होती है मेटल? अभी आपको बताया मैंने कि अगर हम मेटल की बात कर लें तो मेटल कौन सी होती है भाई? मर्क्यूरी। कौन सी होती है? मर्क्यूरी। सिंबल क्या होता है इसका? एच जी। क्या होता है इसका सिंबल? एच जी होता है, ठीक है। इजीली कट विद नाइफ, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसी मेटल हैं जो अब हार्डनेस होती है, लेकिन ये क्या रहती हैं? सॉफ्ट रहती हैं, तो ये एक्सेप्शन के अंदर आ जाती हैं, ठीक है ना। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट का भी ध्यान रखना है। इज अ प्योर कंडक्टर ऑफ हीट और प्योर कंडक्टर ऑफ हीट, ये सब चीजें जो भी सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है, उन सारी की सारी चीजों को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। डक्टाइल और मेलिएबल का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, मेलिएबल का क्या होता है, डक्टाइल का क्या होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो कुछ प्रॉपर्टीज आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ करके आए हो, वही प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। चलो फिर भी थोड़ा सा हम, जब भी मेटल को आप एयर के अंदर बर्न करोगे तो क्या बन जाएगा? मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। इतना सी चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। जब आप वाटर से रिएक्ट करवाओगे, किसकी? मेटल की। जब भी आप मेटल की रिएक्ट करवाओगे किससे? वाटर से, तो क्या बन जाता है? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये इसके अंदर आपको ध्यान, इसके अंदर दिखाई दे रहा होगा। और कैसे टेस्ट करना है भाई? टेस्ट कैसे करना है? बर्निंग कैंडल आपको इसके पास में लेकर के आती है हाइड्रोजन गैस का टेस्ट के लिए, ठीक है। तो अगर ये रिएक्शन दे देते हैं, कोई मेटल दे देते हैं और H2 से रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या बनना चाहिए फिर? क्या बनना चाहिए भाई? मेटल ऑक्साइड बनना चाहिए, और क्या बनना चाहिए? हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। एसिड से रिएक्ट करके क्या बनती है भाई? आपको पता है कि जो मेटल होती है वो जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस अपन ने चैप्टर नंबर 1 के, तो रिएक्शंस चैप्टर नंबर 1 की ही हैं, ठीक है। बस आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पढ़ के जाना है। रिएक्शंस वही हैं, और आपको रिएक्शन से डर लगता है तो जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर, 2 के अंदर जो आपने पढ़ी है वही रिएक्शंस यहाँ पर बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई थी उस वो एक्टिविटी इसके अंदर भी है, तो वो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी सीरीज, और रिएक्टिविटी सीरीज को आपको पूरा की पूरा पढ़ के जाना है इस चैप्टर से। रिएक्टिविटी सीरीज को आपको पूरा की पूरा पढ़ के जाना है भाई। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको पूरी लर्न होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 99% चांस है यहाँ इसके आने के। रिएक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन प्लस पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज को आपको पढ़ के जाना है भाई, ठीक है। इसके अंदर जो भी हैं क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को भी आपको करके जाना है, ठीक है। 1 मिनट में टाइम देख लो, टाइम कितना हो गया बच्चों, ठीक है।
चलिए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो वाई सोडियम कैप्टर इमर्ज इन केरोसिन ऑयल, क्यों? क्योंकि ये जैसे ही हम इनको बाहर निकालते हैं तो ये क्या, ये आग वगैरह पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, फायर कैच कर लेते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको इसके अंदर रखते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इंडेक्स के क्वेश्चन हैं, इंडेक्स के क्वेश्चन तो सारे के सारे ही क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं भाई। इंडेक्स के क्वेश्चन सारे के सारे ही क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो इंडेक्स के क्वेश्चन को तो आपको करके ही जाना है, ठीक है। चलिए भाई, पूरा चैप्टर यहाँ पर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको करके जाना है, यस। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से भी आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा, 99% यहाँ पर चांसेस हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, जो कि आपने 9th क्लास के अंदर सीखा होगा कि KLMN के अंदर कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, कितने फ्लैग किए जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये सब लर्न होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपसे यहाँ पर ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा देख जाइएगा। बट जिनको लगता है कि मेरी तैयारी थोड़ी सी सही नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को देखने का प्रयास ना करें, क्योंकि फिर उनको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा और लर्न भी नहीं हो पाएगा। लेकिन जो 100% देना चाह रहे हैं, वो उनको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर विधि यहाँ पर देख करके जानी है कि इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हुए दिखाना है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई बात नहीं है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, बस इसके अंदर आपको यही चीज़ें हैं कि इस चैप्टर के अंदर तो आपको बस इंडेक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाना है। किसके? जो इंडेक्स के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके जाना है। 99% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे इंडेक्स के क्वेश्चन से, क्योंकि यहाँ से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो इन आपको इसको सॉल्व करके जाना है, ठीक है। और रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। उसके बाद और वगैरह आते हैं, तो और के अंदर आपको ध्यान रखना है, और के अंदर क्या है देखिए, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। और के अंदर क्या होती है, मेटल्स होती है। मेटल्स को हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और से, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। तो उन मेटल्स को इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से कौन कौन सी मेटल्स को यूज करेंगे, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। इन सारे को किससे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस से करते हैं। रिडक्शन प्रोसेस से किन किन को करते हैं, जिंक, Fe, Pb, Cu। इनको किससे करते हैं भाई, रिडक्शन की प्रोसेस से करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को करेंगे। इनको किससे करेंगे, रिडक्शन से, ठीक है। और Ag और Au, सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और जो गोल्ड है, सिल्वर और गोल्ड को किससे करेंगे हम, ये नेटिव स्टेट के अंदर होती है। क्या होती है, नेटिव स्टेट की, यानी कि ये रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस से इनको अलग करते हैं, रिडक्शन प्रोसेस कहां पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए और को देखते हैं थोड़ा सा भाई, बात करें अगर हम और की, ठीक है। तो मेटल्स के अंदर क्या होगी भाई, हाई रिएक्टिविटी होगी। मेटल्स में क्या होगी, हाई रिएक्टिविटी होती है मेटल्स के अंदर, ठीक है। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, कुछ मेटल्स में मीडियम और लो रिएक्टिविटी, ठीक है। तो हाई रिएक्टिविटी मेटल्स को तो किस प्रोसेस से करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस से करेंगे, ठीक है ना। और आप क्या प्राप्त कर लोगे, प्योर मेटल। जो जिनकी मीडियम रिएक्टिविटी है, जैसे कि कार्बोनेट और है और सल्फेट और है, ठीक है। तो कार्बोनेट और को किससे करेंगे हम भाई, कैल्सिनेशन से करेंगे। किससे करेंगे, कैल्सिनेस से। सी कार्बोनेट को किससे करेंगे, कैल्सिनेशन से। जबकि सल्फेट और को किससे करेंगे, रोस्टिंग से करेंगे। ध्यान रखना है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डेफिनेशन ध्यान रखना है भाई, पता होना चाहिए कि इस प्रोसेस से किनको, कौन से ओर को अलग करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्साइड ऑफ मेटल बनते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन के बाद क्या कर लेंगे, प्योरिफिकेशन। तो ये आपको क्या, इसका जो सीक्वेंस है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सबसे पहले किसके अंदर, और को क्या है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की प्रोसेस से हम क्या कर लेंगे, ऑक्साइड मेटल में। उसके बाद हम इसका रिडक्शन करवाएंगे, रिडक्शन के बाद क्या कर लेंगे, प्योर मेटल प्राप्त कर लेंगे। और जो लो रिएक्टिव रहते हैं, जैसे कि सल्फाइड ऑर्स वगैरह रहते हैं, उनको रोस्टिंग की प्रोसेस से, ये देखिए रोस्टिंग की प्रोसेस से क्या, रिफाइनिंग के थ्रू ही हम क्या कर लेते हैं, उनको हम रिडक्शन करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लो रिएक्टिव है। तो ये कैल्सिनेशन रोस्टिंग क्या होता है,
कार्बोनेट और को, सल्फाइड और को किस प्रोसेस से करते हैं, ठीक है, हाई रिएक्टिविटी मेटल को कौन सी प्रोसेस से करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ज़्यादा यहाँ से 99% चांस है क्वेश्चन बनने की। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस हैं और मैंने आपको बता ही दिया है भाई। चलिए, और इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए, तो अगर आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 इजीली आता है तो आपको इजी से ये चैप्टर हो जाएगा। बस यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि ऐसी कुछ ऐसी हैं ऐसी जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन सी मेटल कंडक्ट करती है, तो सिल्वर करती है। कौन सी करती है? सिल्वर करती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हीट कंडक्शन का काम भी कौन करती है? सिल्वर करती है। लेकिन लो हीट कंडक्शन कौन करती है? वो पीबी, लेड करती है, ठीक है। तो इनका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट नंबर चैप्टर आता है आपका चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे भाई। चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा काम का चैप्टर है, आपको आगे की लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जाओगे आप, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवेलेंट बॉन्ड। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है भाई। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जो आपस में साझेदारी से बनता है। क्या बनता है? पार्टनरशिप से जो बॉन्ड बना हुआ है उसको बोलते हैं हम क्या? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड किसके अंदर होगा? कार्बन के अंदर होगा। कार्बन के अंदर क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब के अंदर क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, चलो ठीक है, चलो वो तो फिर बेसिक हो जाएगा फिर। चलो ठीक है, अब तो क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया ही, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ करके जाना है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, चलिए, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, इसके अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है वो आपको ध्यान रखना है कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग किस तरीके से कैसे हो रही है, उसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जो है इन स्ट्रक्चर्स को आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ से आपसे पूछ लेंगे कि इन्हें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो आप इलेक्ट्रॉन से को शो करते हुए आप क्या इनको दिखाइए आप, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख करके जाइएगा इनका, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का, ठीक है। तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, टेट्रा वैलेंट होता है, ठीक है। ज्यादातर कंपाउंड्स आपके कार्बन से बनते हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है कि ज्यादातर कंपाउंड कार्बन से क्यों बनते हैं? क्योंकि इसकी टेट्रा वैलेंसी होती है। क्या होती है? टेट्रा वैलेंसी होती है। नेक्स्ट इसके अंदर कैटेनेशन का नेचर होता है। तो कैटेनेशन को ध्यान में रख के जाना। कैटेनेशन, व्हाट इज कैटेनेशन, ठीक है। कैटेनेशन को आपको ध्यान में रखना है इसमें। कैटेनेशन, कैटेनेशन क्या होता है भाई, ठीक है। टेट्रा वैलेंसी क्या होती है? तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या क्या होती है? 4 होने के कारण इसको क्या बोलेंगे हम? टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कैटेनेशन क्या होता है? कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो आपस में जुड़ करके एक चेन फॉर्म कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हम कैटेनेशन का फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके कारण कार्बन कंपाउंड क्या है? महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंस है कार्बन की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनका ध्यान में रखना है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये कार्बन कंपाउंड्स के अंदर ध्यान रखने हैं। इसके अंदर आपको नोमेनक्लेचर भी देखने को मिलेगा। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर नोमेनक्लेचर से भी देखने को मिलेगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप वगैरह जो भी है इस चैप्टर के, तो फंक्शनल ग्रुप आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करने हैं? लर्न कर करके आपको जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वही चीज कि जो कार्बन रहता है उसके बहुत सारे रूप हैं, ठीक है। वर्सेटाइल नेचर है, ठीक है, बहुत सारे रूप हैं। क्यों है? क्योंकि टेट्रा वैलेंसी होती है भाई। और कैटेनेशन का इसके अंदर क्या होता है? नेचर होता है। तो वर्सेटाइल नेचर क्यों है? बस उसी चीज को एक्सप्लेन कर देना है, क्यों है,
कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी इसको, ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स टू अदर एटम्स, तो कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन, ठीक है। तो ये कैटेनेशन को बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रख के जाना है, कैटेनेशन को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसकी बैलेंस क्या होती है, 4 होती है, तो इसीलिए ये जो बॉन्डिंग वगैरह बनाता है, तो ये इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सैचुरेटेड एंड आप हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पर 2 टाइप के पड़ोगे, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के की बात करें हम तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलोगे आप क्या, सैचुरेटेड, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको क्या बोल दोगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल दोगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखना है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स इसको पढ़ के जाना है भाई, सैचुरेटेड की डेफिनेशन, अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, सैचुरेटेड जिनमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो क्या हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ध्यान में रख करके जानी है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। आशा करता हूँ आपने जहां से भी स्टडी की है वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आता होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, इक्वेशन यहाँ से बनेगा 99% इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो ये CH4 की है, मीथेन की है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके अंदर किसकी हो जाएगी, एथीन या एथाइन, जो एथीन है, ठीक है। ये जो एथीन है, इस एथीन की जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये बहुत ज़्यादा 99% यहाँ पर आने के चांसेस हैं। इस स्ट्रक्चर को आप लर्न करके जाइएगा, इस स्ट्रक्चर को आप पढ़ करके जाइएगा यहाँ से, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद आपको ये थोड़े से फॉर्मूला आने चाहिए कि ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो क्या होता है भाई, ठीक है। तो ये थोड़े से फॉर्मूलेज आप ध्यान रख के जाइएगा, आपने पढ़ाई होगा मैथ है, प्रोब्यूट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनिक का पार्ट है ये, ऑर्गेनिक के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को आपको ध्यान रखना है भाई, जब फंक्शनल ग्रुप करोगे तभी आपको नोमेनक्लेचर वगैरह आएगा, स्ट्रक्चर्स आप फॉर्म कर पाओगे। तो फंक्शनल ग्रुप आपको इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। होमोलोगस सीरीज को पढ़ के जाना है आपको बहुत अच्छे तरीके से। होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन क्या होती है, पढ़ के जाना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब नोमेनक्लेचर है, तो नोमेनक्लेचर, अब पूरा नोमेनक्लेचर तो मैं आपको अभी यहाँ पर करवा नहीं सकता हूँ, बस यही ध्यान रखना है आपको कि नोमेनक्लेचर से भी एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। नोमेनक्लेचर से 99% एक क्वेश्चन बनेगा, यहाँ ध्यान रखना है, नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको नोमेनक्लेचर नहीं आता है तो थोड़ा सा आप सीख करके जाइए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। नहीं आता है तो ज़्यादा माथापच्ची आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये ठीक है, सफिक्स प्रीफिक्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपको नोमेनक्लेचर नहीं आता है तो जो भी इंडेक्स के क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व करके जाइए कि हाउ मैनी, और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इसके आने के 99% चांस है, ठीक है। एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन न्यू, सॉरी एन पेंटेन आइसोपेंटेन और न्यू पेंटेन, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपको पता ही होगा पेंटेन के अंदर कितने होते हैं, 5 कार्बन होते हैं भाई, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन इनके पास जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम क्या करते हैं, दूसरे कार्बन से एक ब्रांच ओपन कर देते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। हाइड्रोजन अगर एडिशन वापस से एडिशन कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ठीक है, आइसोपेंटेन बन जाता है। और न्यू पेंटेन के लिए एक ही कार्बन से क्या कर देते हैं, 4 कार्बन को हम ऐड कर देते हैं और क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो आपको करके ही जाना है, चाहे कुछ हो जाए, इस क्वेश्चन को आपको करके ही जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ज्यादा कंपाउंड्स क्यों फॉर्मेशन करता है। मैंने आपको बताया टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन के कारण। व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन, ठीक है। तो साइक्लोपेंटेन के तो नहीं है चांसेस, लेकिन एक तो मीथेन और एक इथेन, मेथेन, एथेन,
इनके फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर आपको पढ़ के जाना है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इनके स्ट्रक्चर्स बना दे। ब्रोमोपेंटेन, देखिए ब्रोमोपेंटेन्स की आपको स्ट्रक्चर बनानी है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इंडेक्स के अंदर क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 4 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंडेक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाना है, ठीक है। इनकी नेमिंग आपको करनी है, तो नेमिंग आपको पढ़ करके जानी है भाई, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है भाई, ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है इस चैप्टर में, कि जब भी एल्कोहल को एल्किलाइड KMnO4, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जब भी इसके प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम एल्कोहल की, तो क्या बन जाता है, CH3COO बन जाता है, क्या बन जाता है, एसिडिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो एल्कोहल किसके अंदर चेंज हो जाएगा, एसिड के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। या K2Cr2O से बने, ये भी ध्यान रखना है आपको कि एल के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किसका यूज कर रहे हैं, KMnO4 का, और K2Cr2O7 का यूज कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये। तो KMnO4 K2Cr2O7 इनका, ठीक है। तो पूरा की पूरा चैप्टर हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, आप ऐसे मत सोचना कि सर बहुत सी चीजें स्किप कर रहे हैं, हम वही देख रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन, बहुत ज्यादा एडिशन रिएक्शन को पूरा पढ़ के जाना है आपको, एडिशन रिएक्शन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडिशन रिएक्शन बच्चों, ठीक है। एडिशन रिएक्शन को आपको पढ़ के जाना है, और इसके अंदर भी आपको ये हाइड्रोजनेशन के नाम से आएगी, क्या किससे आएगी, हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन वाली जो रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन आपके नोट्स के अंदर होगा, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, उसको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये रिएक्शन आपको पूरी की पूरी लर्न होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड के अंदर ब्रेक डाउन हो जाना, और हाइड्रोजन्स का ऐड हो जाना, क्या बोलता है, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। यू मस्ट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट सम वेजिटेबल्स और द हेल्दी एनिमल्स फैट जनरली ओवर विच सेड टू बी हार्मफुल ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, इसके अंदर जो भी है, ये देखिए ये रहा हाइड्रोजनेशन। Used in the hydrogenation of vegetable oils using a nickel catalyst, vegetable oils generally have long unsaturated carbon chains। तो जो वेजिटेबल ऑयल्स है उसको हम घी के अंदर चेंज करते हैं, वेजिटेबल घी के अंदर, तो किसका यूज करते हैं, हाइड्रोजनेशन का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडिशन रिएक्शन, ठीक है, पढ़ के जाना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल कैन ऑक्सीडेशन, तो कन्वर्जन कैसे करोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करोगे, अभी हमने देखा था, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको करके जाना है भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, इनके अंदर दोनों के अंदर आपको क्या डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। कहीं से भी सर्च कीजिए, गूगल वगैरह सर्च कीजिए, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड का जो डिफरेंसेस हैं वो आपको लर्न करके जाना है। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, टाइम की कमी है, ठीक है। ठीक है, तो ये डिफरेंस वाले हैं, उनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना है। इसके अंदर भी जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है ये, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन यहाँ पर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और सोप और डिटर्जेंट से तो आपको 100% यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। तो सोप और डिटर्जेंट से 100% यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो सोप और डिटर्जेंट को आप पूरा की पूरा पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। ये मिसेल की जो डायग्राम है वो आपको आना चाहिए, मिसेल फॉर्मेशन का डायग्राम आएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इसको पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट ये मिसेल के बारे में पूरा पढ़ के जाना है। ये जो बॉक्स है ये पूरा की पूरा बॉक्स क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पूरा की पूरा बॉक्स, ठीक है। ये वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट है, मिसेल का फॉर्मेशन, ठीक है। ये वाला डायग्राम, और जो मिसेल है वो क्या होता है क्या नहीं होता है ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो मिसेल क्या होता है भाई,
मिसेल क्या होता है, जब भी सोप वाटर वगैरह से या गंदगी वगैरह से रिएक्ट करता है, ठीक है, डस्ट वगैरह से रिएक्ट करता है, तो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है वहाँ पर। तो और आपको पता है कि जो भी सोप वगैरह रहता है उसके अंदर दो पार्ट रहते हैं, ठीक है ना, एक तो जो वाटर की तरफ रहता है और एक जो वाटर से दूर रहता है, ठीक है। तो ये एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। एक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक वाला कहाँ रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा, जो हाइड्रोफोबिक रहेगा वो अंदर की तरफ रहता है, ठीक है। तो ये जो है जी मिसेल का फॉर्मेशन हो जाता है जब भी डस्ट पार्टिकल वगैरह को हटाया जाता है, तो मिसेल फॉर्मेशन कैसे होता है ये सब आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये मिसेल, ठीक है। तो हम यहाँ पर ओनली ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, ये इस वाले क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से देख के जाना है भाई। वाई डू वी एबल टू चेक वाटर हार्ड फॉर यूजिंग अ डिटर्जेंट, ठीक है। ये आपका जो चैप्टर नंबर 4 है वो भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर फिनिश हो गया है। तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में ज़्यादा टाइम होने की वजह से हमने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, ओनली क्वेश्चंस का डिस्कशन ज़्यादा किया है। तो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 3 आपको भी पता है कि इन चैप्टर्स के अंदर 15-15, 20-20 दिन लगते हैं एक चैप्टर को फिनिश होने में, तो 1 या 2 घंटे में कैसे कवर हो सकते हैं, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। हमने प्रयास किया है, हमने ये प्रयास किया है कि जो भी चैप्टर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर एक क्विक रिवीजन आपको दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो इन चैप्टर से बन सकते हैं, वो आपको एक क्विक रिवीजन हमने दिया है, ठीक है। तो आप उन पर वर्क कीजिए और अपने एग्जाम को अच्छे से करके आइए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जो कि होने वाली है बायोलॉजी की, ठीक है। 19 तारीख को ये क्लास आपकी होगी। इसी चैनल पर जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही क्लासेस आपके लिए हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, हमारी केएस टीम आपके साथ है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और जय हिंद।